हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जुलाई मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जून मंथ को कवर कर चुका है और आज हम जुलाई का पार्ट 3 करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जुलाई भी कंप्लीट करके अगस्त स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हम मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस को जून और जुलाई कंप्लीट करके अभी अगस्त वहां पे चल रहे हैं। तो जितने भी वीडियोस है सारे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है नीचे। उसके अलावा ऊपर जो आई आइकॉन है यहाँ पे इस साइड में आपको मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप डायरेक्टली वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसा कि शुरू करने से पहले हर वक्त हम एक मैप क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक मैप का क्वेश्चन। तो हम एक एक हर दिन अगर एक एक मैप क्वेश्चन देख रहे हैं और वो भी 2 सेशन में हम क्लास लिए जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि एटलीस्ट हम 2 मैप एक दिन में कर रहे हैं। तो मैं इतना आपको एश्योर करता हूँ कि 95% जो भी मैप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स या स्पेशली यूपीएससी से रिलेटेड में अगर बोलूंगा, तो वहां पे हम मतलब उतना हम 95% तक का मैप क्वेश्चन को हम यहाँ पे जरूर कवर कर बैठ लेंगे, जो कि ज्यादातर चांसेस है एटलीस्ट आपको कि एग्जाम में वो आ ही जाए। ठीक है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपको जरूर फायदा मिलने वाली है, इसका मैं आपको एश्योर दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई दिस टू कंट्रीज बिटवीन विच इंडिया बिटवीन विच इंडियन वाटरवे इज बीइंग यूज्ड एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो फॉर द फर्स्ट टाइम। कार्गो आप जानते हैं ना, जो भी जिसमें हम सारे जो भी गुड्स से रिलेटेड कुछ हम पैक करते हैं, इस तरह का पूरा बॉक्स होता है और उसको हम शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते थे। बट अभी रिसेंटली 2 ऐसे देश हैं जिनको वो उनका कोई जो वो मतलब वो मतलब बीच में कोई ना ही वाटर मीडियम है, ना ही उनका कोई कॉमन बाउंड्री है। तो वो हमारे देश को क्रॉस करते हुए वो एक दूसरे के साथ अपना जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो वो कौन से 2 देश हैं? वो है इंडिया और भूटान। इसको मैं और अच्छे तरीके से मैप में आपको दिखा दूंगा, बट फिलहाल आप यहाँ पे आगे स्टेटमेंट के द्वारा समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको मैप के द्वारा अच्छे से दिखा दूंगा। तो बांग्लादेश और भूटान के साथ ये मैंने उन्होंने ये किया है। भूटान हो गया हमारे जस्ट ऊपर सिक्किम के पास में और असम के ऊपर, और बांग्लादेश हो गया हमारा इस तरह से, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में दिखाया था। तो ये जो बांग्लादेश और ये इन दोनों के बीच जो एरिया, ये हमारा इंडिया है, असम एरिया। तो इन दोनों को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी का यूज किया गया है। वो कौन सा रिवर है सब कुछ मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो हुआ ये था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जो शिपिंग है ना, वो डिजिटली फ्लैग ऑफ किए शिप ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ द IWAI कैरिंग स्टोन फ्रॉम, जो कि स्टोन कैरी कर रहे थे कहाँ से? भूटान से और बांग्लादेश तक जा रहे थे वो स्टोन कैरी करके। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाटरवे इज बीइंग यूज्ड एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बिटवीन टू कंट्रीज, इम्प्लाइंग यूजिंग इंडिया फॉर ट्रांसिट। मतलब इंडिया का मतलब रूट को हम यूज करते हुए, मतलब वो दोनों कंट्री यूज करते हुए अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर तो मैक्सिमम होता था कि आप सी रूट के द्वारा अपना गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट जैसा कि भूटान, बांग्लादेश के पास तो सी रूट है पर लेकिन भूटान के पास तो सी रूट है नहीं और वो लैंडलॉक कंट्री है। तो इसके लिए उसको किसी ना किसी कंट्री का ही सहारा लेना होगा, और इंडिया एज अ फ्रेंडली कंट्री भूटान के, वो उनको हमेशा मदद करते आए हुए हैं और इसीलिए उनको ये अलाउ भी कर दिया कि वो इस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे ट्रांसिट जो सिस्टम है उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए दिस इज बेनिफिशियल टू इंडिया एज वेल एज भूटान एंड बांग्लादेश। क्यों? तीनों ही देश को इस तरह से फायदा हो रहा है, क्योंकि वो हमारे जो रूट को फॉलो करेंगे तो हमें भी उनको भी हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जैसे इंडियन वाटरवे को यूज कर रहे हैं, वो उनके लिए सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ का ध्यान हम रख रहे हैं। तो ये सब चीज को लेके उनको भी हमें पे करना होगा और इसी से हमें भी फायदा है। और ये इससे क्या होगा, ये तीनों देश के लिए एक रिलेशन मतलब स्ट्रेंथनिंग करने का भी एक जरिया हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा कौन से रिवर है, कौन से ये जो यूज हो रहे हैं, तो ये जो धुबरी एक आसाम में बोल के जगह है, वहां से नारायणगंज बांग्लादेश में, वहां तक ये लेके जाया जाएगा। और ये कौन सा रिवर कहते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर। कल मैंने आपको बांग्लादेश के मैप में भी अच्छे से दिखाया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे बांग्लादेश में एंटर करता है। गंगा इधर से एंटर करता है, बांग्लादेश इधर से एंटर करता है, दोनों एक नदी बन के उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में अपने आपको एंटर मतलब खत्म कर लेती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से मैं मैप में दिखा दूं कि ये एक फिंट सोलिंग जो बोल के भूटान में एक जगह है जहाँ पे स्टोन्स वगैरह ट्रक के द्वारा लिया जाएगा और 160 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके वो धुबरी तक पहुंचेंगे, जो कि असम में है।
वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा में जो रिवर है यहाँ पे वो लोड किया जाएगा, और वहाँ से लोड होने के बाद वो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए वो लोड होते हुए टोटल 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और यहाँ नारायणगंज में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका ट्रैवलिंग हो गया। और ये 70 ट्रक लोड ऑफ टन्स जो है ना स्टोन्स, ये वहां से यहाँ कैरी कर सकेंगे। और ये कम से कम 8 से 10 दिन का ट्रैवल वो रिड्यूस कर पाए हैं, क्योंकि एज अ मतलब रोड से अगर वो भेजते हैं ना, अगर यहाँ भूटान से अगर बांग्लादेश, तो कम से कम 8-10 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये सबको रिड्यूस किया कर पाए हैं इस रूट की बदौलत। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे जो भी दोस्त हैं वो पेन पेपर लेके बैठ जाए, और जो भी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वीडियो को पॉज करिए और तुरंत आप वहाँ पे बिना मेरे हिंट को भी सुने हुए आप उससे आगे बढ़ जाइए और आंसर को क्लिक कर लीजिए। अगर जो दोस्त ज़्यादा नहीं अपने क्लियर कर पा रहे कि कैसे अप्रोच करें, तो एटलीस्ट वो मेरे क्वेश्चन रीड करते वक्त के हिंट को देख ले, और पर आंसर अपने आप ही दे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेफर करूँगा इस बारे में। उसके अलावा जितने क्वेश्चंस भी आप कर पा रहे हैं उतना जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने हो रहे हैं। अगर 70% से ऊपर हो रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छा समझिए कि हाँ अब आपका जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। वरना अगर ऐसा कुछ 70% से कम लग रहा है तो मैं आपको बोलूंगा आप मल्टीपल टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स अभी भी रिवीजन करिए। ये सब आपको रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि आपने नॉलेज सारा ले लिया है अभी तक। अब सारे के सारे आपको रिवीजन की जरूरत है, टेस्ट पेपर्स की जरूरत है, और उसके अलावा जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट करते रहिए जिस जिस भी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर, ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। तो इसे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ईडीबी, या कोई भी नहीं। तो देख लेते हैं आंसर। तो ये हो गया किसी के द्वारा भी नहीं, ये तीनों के तीनों नहीं। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आरबीआई के द्वारा ये बाय एनुअल फिजिकल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मतलब बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार ये फिजिकल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। तो ये इस तरह का कुछ नहीं है कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या इस तरह का कुछ दे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन सा स्टेटमेंट है? फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019 रिपोर्ट इज ऑथर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके बीच यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सेकंड स्टेटमेंट हो गया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एम्स टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2% a year, bringing down the proportion of stunted children in the population to 25% by 2022। तो ये हो गया कीवर्ड इस स्टेटमेंट का। उसके अलावा फिर क्या है? The highest level of stunted and underweight children are found in Jharkhand, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra। ठीक है, तो यहाँ का जो कीवर्ड हो गया वो ये सारे हो गए। तो अब आपको पता करना है, यहाँ देख लीजिए, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट अगर जी बताना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कीवर्ड से रिलेटेड आपको पता करना होगा कि कौन सा ये मतलब सही नहीं है स्टेटमेंट। ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है इन ऑप्शंस की मदद से। तो क्या हो गया आंसर? और डी यानी नन। सारे के सारे आंसर सही है, नॉट करेक्ट एक भी नहीं है, तो इसीलिए ये नन हो जाएगा। और सही बात है, तो सारे के स्टेटमेंट सही है, यानी जितने भी हमने कीवर्ड को हाईलाइट किया था ये सारे कीवर्ड सही हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप डायरेक्टली बोल सकेंगे हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये स्टार्ट किया था, 2022 तक 25% करने का है। और ये सारे स्टेट जो हैं ये सबसे पुअर हैं, मतलब इस स्टंटेड के मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टंटेड यहीं पे पाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन है आश्रम। आश्रम तो ये वो आश्रम नहीं है, ये असरम है, ASRMM आश्रम, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे इस बार इस क्वेश्चन में तो मैंने फुल फॉर्म नहीं दिया है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी आश्रम का जो एक्रोनिम है वो आपको पूछा जा सकता है, या लास्ट का कोई बीच का डबल ए है तो डबल ए क्या है इस बीच में, ये इस तरह का भी दिया जा सकता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये देते हुए आपको पता बताना है ये क्या है। शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ आर्कोलॉजिकल म्यूजियम्स। ये डिजिटाइजेशन ऑफ आर्कोलॉजिकल म्यूजियम से रिलेटेड हम जरूर अभी रिसेंटली डिस्कशन भी किए हुए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी, ये भी हम डिस्कस किए हुए हैं। पावरफुल एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप, ये जो नासा के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, वो भी बहुत, मतलब ये तीनों चारों के चारों जो भी है ये बहुत ही रिसेंटली न्यूज में थे, इसलिए आपको आश्रम से रिलेटेड पूछ दिया और आप कंफ्यूज कर देंगे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ।
तो ये हो गया शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब जो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक यूरोपियन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो कि फाइटर जो फ्लीट है ना उसके लिए वो यूज कर सके वो लाए। तो इसका फुल फॉर्म हो गया एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल आश्रम। और ये यूरोपियन मिसाइल मेकर जो कि MBDA इसके द्वारा ये अप्रूव किया गया। और ये जैगुआर जेट्स आप जानते हैं ना, जैगुआर, उनमें ये मिसाइल यूज किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और उसके साथ ही जो इंटीग्रेट भी किया जाएगा ये जो Su-30 होता है ना MKI, इसको और इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एज वेल। मतलब ये सब सारे जेट में भी ना इस आश्रम को यूज किया जाएगा। मतलब एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब एयर टू एयर मतलब एयर से ही आप एयर में फाइट कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है लॉन्ग रेंज मिलेगा आपको, एक शॉर्ट रेंज है ये। तो ये एडवांस शॉर्ट रेंज है, याद ध्यान रखिएगा एडवांस शॉर्ट रेंज ये दिया गया है। इसको हो सकता है क्वेश्चन में एडवांस लॉन्ग रेंज है एयर टू एयर मिसाइल इज कौन है वो आश्रम, क्या ये एडवांस लॉन्ग रेंज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है वो 25 किलोमीटर के अराउंड है, तो ये शॉर्ट रेंज है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए भी, आप मतलब एक्चुअली वुमेन से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक है तो वो आप एज अ जनरल नॉलेज भी इसे रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ अलावा भी आप मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस में या एग्जाम्स में लिख सकते हैं, इसे राइटिंग्स में यूज कर सकते हैं, किसी भी अलग एग्जाम्स के इसे राइटिंग में इससे रिलेटेड कुछ यूज कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से रखिए अपने दिमाग में। तो स्टेटमेंट्स क्या है ये देख लेते हैं। तो ITSSO जो है इज एन ऑनलाइन मॉड्यूल अवेलेबल टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। सही है या गलत? तो ये हो गया की वर्ड यहाँ का, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, और इट अलाउज द, जैसा कि ये मतलब ट्रैकिंग सिस्टम है, तो ये ऑफकोर्स ये ऑनलाइन मॉड्यूल के हिसाब से ही होगा। तो ये हम कीवर्ड नहीं मान रहे, ऑफलाइन मॉड्यूल लिखिएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑनलाइन मॉड्यूल ही होगा, इसको हम कीवर्ड नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, ये जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड है, ये क्या सिर्फ नेशनल में है, स्टेट में है, या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में है, या ग्राम पंचायत, मतलब कहाँ पे है, तो ये कीवर्ड बन सकता है कि किस एरिया में दिया गया है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, इट अलाउज द स्टेट टू अंडरटेक रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन रेप केसेस इन 6 मंथ्स। 6 मंथ के अंदर आपको इसका ये करेगा। तो ये हो गया कीवर्ड यहाँ कि 6 मंथ है या उससे ज्यादा है, ये हम जानते हैं। ITSSO जो है वो लेवरेजेस द क्राइम एंड मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS, which is nationwide world network enabling sharing of information between police station, state officers and security agencies। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया। उसके बाद हमको पता है, हमें ये देखना है करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी के हिसाब से स्टेटमेंट 1 और 3। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ये कीवर्ड है 6 मंथ, 6 मंथ नहीं, 2 मंथ के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा इन्वेस्टिगेट करके। अगर 6 मंथ दे दे तब तो और वो बहुत ज्यादा टाइम दे दे रहे, 6 मंथ काफी टाइम होती है 180 दिन, तो इसलिए 2 मंथ का टाइम मैक्सिमम दिया जाएगा। उसके अलावा ITSSO है एक सच मेजर है जो कि MHA के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ये MHA के द्वारा किया जा रहा है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जल ही जीवन है स्कीम। ये जल ही जीवन है स्कीम, तो चलिए देखते हैं। इट इज अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो ये एक कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का कि उड़ीसा है कि नहीं, आपको अगर अच्छे से पता है तब तो आप लिख सकते हैं कि ये सही है या गलत। सेकंड स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू इंश्योर परचेज ऑफ प्रोड्यूस थ्रू MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड आल्सो गिव फार्मर इनपुट सपोर्ट। ठीक है, थर्ड थर्ड स्टेटमेंट है, रिस्टोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। तो रिस्टोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, समझ रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल आप वैसे ही देख रहे होंगे कि ड्रास्टिकली डिक्रीज होते जा रही है, तो रिस्टोरेशन इस स्कीम के तहत किया जाएगा। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, और तो उसी हिसाब से आप ये टिक करिए कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, ये उड़ीसा नहीं है, ये है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यह जल ही जीवन स्कीम लाया गया है, क्योंकि उड़ीसा के पास काफी अच्छे मात्रा में, मतलब शायद ही ऐसा हुआ होगा कि ड्रॉट का कंडीशन वहाँ बना होगा। मैक्सिमम सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफी पानी उनके पास मिल जाती है। बट ये जो हरियाणा है ये लैंडलॉक मतलब एक तरह से स्टेट है,
उसको एक तो हर तरह का मतलब ये पानी से रिलेटेड इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। वहाँ पे बहुत सारे अगर बारिश ठीक से ना हो तो अब मतलब पानी के कारण बहुत सारे जो खेत और ये सब है सिर्फ नदी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो कैनल्स और ये सब का अच्छे मायने में यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ जल ही जीवन स्कीम लेके आया गया। और इससे ये स्टेटमेंट 2 और 3 ये जो फार्मर से रिलेटेड है और ये जो ग्राउंड वाटर टेबल से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा भी बहुत कुछ कुछ है यहाँ पे, जैसे इंट्रोड्यूस रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाएगा, कंट्रोल सॉइल फैटिग, इंट्रोड्यूस सॉइल कंजर्वेटिव। उसके बाद जो फार्मर को पैडी वीट साइकिल से उनको दूसरे अलग जो मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शन है ना, उससे रिलेटेड भी उनको पुश किया जाएगा कि आप पैडी से हट के दूसरी जगह में भी बढ़े। ठीक है, क्योंकि पैडी काफी पानी पैडी का अगर यदि आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही पानी की मात्रा चाहिए होती है। तो इसलिए ये भी इस स्कीम के तहत रिक्वेस्ट किया जाएगा फार्मर्स को कि आप किसी और प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ बढ़िए, ये पैडी को छोड़ के, क्योंकि इसको पानी की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जयपुर सिटी। जयपुर सिटी बहुत ही प्यारा सिटी है, तो इससे रिलेटेड हम जानते हैं कि 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, क्या क्या है। पिंक सिटी जयपुर वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं? मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कौन कौन से हेरिटेज साइट है या नहीं। अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 2 हो गया, द हिस्टोरिक वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर वाज फाउंडेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सवाई जयसिंह टू। ठीक है, जयसिंह टू हो गया कीवर्ड। ड्यूरिंग लेट मेडिवल पीरियड जयपुर सिटी वाज एक्सेप्शनल इन ट्रेड इन साउथ एशिया। ठीक है, तो इन साउथ एशिया यहाँ का ट्रेड कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसके हिसाब से आप आंसर टिक करिए, हम भी बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर हो गया डी, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सवाई जयसिंह जी के द्वारा ये पैट्रोनेज किया गया था, यूनेस्को साइट भी है और ये साउथ एशिया में भी डील करते हैं। ठीक है, और ये 38वां जो है आखिर मतलब लास्ट जो हमारा यूनेस्को साइट है वो जयपुर पिंक सिटी ही था, 38वां पिंक सिटी। इसके बारे में हमने अपने करंट अफेयर एनालिसिस वाले सेक्शन में अच्छे से डिस्कस किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंघे खवाब सिंधु फेस्टिवल। ठीक है, सिंघे खवाब सिंधु फेस्टिवल, तो इसका स्टेटमेंट देख ले आप। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड एवरी ईयर एट लेह इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एवरी ईयर है यहाँ से लेके ये लेह में, ये दोनों कीवर्ड बन गया। उसके अलावा इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर को ही सिंधु नदी भी कहते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि आपने सभी अभी तक हिस्ट्री अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेसिक आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इंडस रिवर के यहाँ पर बैंक में है, तो ये हो गया कीवर्ड। क्या सच में यही बात है? क्योंकि सिंधु फेस्टिवल है तो क्या इंडस से जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज सेलिब्रेटेड टू एंडोर्स द इंडस रिवर एज अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, तो ज्यादातर हम इसे सही मानते हैं इस सारे ऐसे स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे पर पूछा गया है नॉट करेक्ट, कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? ठीक है, करेक्ट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप भी आंसर टिक करिए, हम बढ़ते हैं अगले तरफ। ऑप्शन हो गया सी, यानी तीनों के ही तीनों स्टेटमेंट सही है, और इसलिए ये ऑप्शन सी होगा कि एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसीलिए हाँ, ये सही बात है, लेह इन लद्दाख में हुआ था। इंडस रिवर सिंधु नदी से रिलेटेड है, सिंधु नदी के आसपास में ये होंगे, और ये कम्युनल हार्मनी के लिए भी ऐसे स्टेटमेंट जो हो ना, जो डिक्लेयर इजीली कर रहे हो किसी चीज को, तो वैसे स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं मिलेगा, बस आप स्टेटमेंट से ही समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 3 अगर सही है तो 3 तो होगा नहीं, स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब या तो ये होता और या तो ये होता, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। अब 1, 2 और नन में अगर आपको पता है कि लेह में इंडस रिवर से रिलेटेड भी आपको अगर अच्छे से पता हो गया कि ये तो इंडस सिंधु 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 फेस्टिवल है, तो इंडस रिवर से आसपास में होगा, तो ये भी अगर ऑप्शन गलत करते हैं तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013। तो इससे रिलेटेड हम जानते हैं क्या है। तो ये 3 स्टेटमेंट इसके बारे में दिया, उसके बाद हमें करेक्ट पूछा गया है। तो द एक्ट हैज अ स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये जो एक्ट है स्पेशल फोकस किस पे करेगा? न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन पे। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल्ड फूड द बेनिफिशियरीज विल रिसीव फूड सिक्योरिटी अलायंस। अगर आप
अगर यदि फूड जो अगर एंटाइटल फूड ग्रेन्स अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो जो भी बेनिफिशियरीज है उनको आपको अलाउंस देना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ड्यूटी से पूरा नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मदर्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ will also be entitled to receive maternity benefit of not less than rupees 8,000। तो कीवर्ड हो गया यहाँ का 8,000, यहाँ पे फिर एंटाइटल फूड ग्रेन्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड, और ये सपोर्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये वुमेन एंड चिल्ड्रन वाला तो सही लग रहा है। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया, देख लेते क्या है इनसे। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट 1 तो मैंने बोल दिया कि ये सही लग रहा है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, क्योंकि हाँ ये बेनिफिशरीज को दिया जाएगा एज अ अलाउंस, सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पे। बट जो स्टेटमेंट 3 ये 8,000 नहीं है, ये कितना है 6,000। ठीक है, 6,000 वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे जो जितना भी काउंसिल है हमारे वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, क्योंकि ये इससे रिलेटेड अभी हम बहुत सारे डेवलपमेंट की स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, जो काउंसिल है स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, और इसका जो नोडल एजेंसी फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल वो है क्या, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो ये जो मिनिस्ट्री दिया हुआ है ये कीवर्ड है यहाँ का। और मैं आपको बता दूं, इसी मिनिस्ट्रीज के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको जितना भी करंट अफेयर एनालिसिस कराया उसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम देने के साथ मैंने स्टार में यहाँ पे लिख देता हूँ ये किस मिनिस्ट्री या किस बॉडी के अंदर आएगा, ताकि आप पहले ही इतना इसको जब स्टार्टिंग कर रहे पढ़ने का किसी चीज को, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से आप स्टार्टिंग में ही क्लियर रहेंगे कि हाँ ये किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है यूपीएससी के लिए, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा क्या ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। चलिए देख लेते हैं। इनिशियली सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। सिक्किम पहले इसका पार्ट नहीं था, बट 2002 में जाके ऐसा बना। तो ये हो गया कीवर्ड इस स्टेटमेंट का, पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, यानी सिक्किम और ये जो 2002 वाला बात है ये सही है, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही लाया गया है। बट ये जो चेयरमैन बोला गया ये वो चेयरमैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जून 2018 के बाद जो चेयरमैनशिप था वो होम मिनिस्ट्री के पास आ गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से लेकर उनको होम मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। तो अभी जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो कौन है, वो होम मिनिस्टर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। तो इस ICCPR एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से इम्पोर्टेंट ट्रीटी के लिए है। तो ये क्या स्टेटमेंट में भी यही दिया हुआ है कि ICCPR इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी। चलिए, ये मल्टीलैटरल दिया हुआ है, बायलैटरल है कि मल्टीलैटरल है, तो इसलिए ये कीवर्ड हो गया एक। उसके अलावा अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऐसा बोला जा रहा है कि UNGA के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है, ये की स्टेटमेंट में। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन हो गया था। उसके अलावा स्टेटमेंट 2 है, जो कवेनेंट कमिट्स its parties to respect the civil and political rights of individuals, including the rights to due process and a fair trial। ठीक है, ये भी फेयर ट्रायल और उसके जो ड्यू प्रोसेस है उसके बारे में दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, ICCPR इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR का ये पार्ट है। चलिए देख लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हैव रेटिफाइड द कन्वेंट। तो ये जो तीनों कंट्रीज है ये तीनों कीवर्ड बन गए हैं, तो पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट थे ऊपर के ये तीनों तो सही है, UNGA के द्वारा ही ये मतलब अडॉप्ट किया गया था। उसके अलावा ये फेयर ट्रायल और से रिलेटेड है, और इसको UNDHR जो है यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये एक पार्ट है। बट ये थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि चाइना ने इसे साइन तो किया है, बट इसे कवने मतलब इसे रेटिफाइड नहीं किया। रेटिफाइड मतलब अपने हिसाब से जो भी ये करते हैं ना, जैसे हम स्पेशल मेजोरिटी जो था 2/3 ऑफ द स्टेट एंड रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स, ये हम लेते हैं ना स्पेशल मेजोरिटी का एक अलग डेफिनेशन और भी है। तो उसी तरह से ये रेटिफाइड चाइना ने नहीं किया है अभी तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements. Recently, a sister city agreement has been inked
बिटवीन कोबे इन जापान एंड अहमदाबाद इन गुजरात। इससे रिलेटेड मैंने आपको मैप में भी समझाया है, इससे रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर एनालिसिस भी कराया है। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इजीली आप उससे बता सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 सही है या गलत। उसके बाद है सिस्टर सिटीज आर अ फॉर्म ऑफ लीगल, और तो ये फर्स्ट वाले का कीवर्ड हो गया ये, ठीक है, कोबे इन जापान और अहमदाबाद इन गुजरात, ये हो गया कीवर्ड। सिस्टर सिटी का जो ये है लीगल और सोशल एग्रीमेंट बिटवीन सिटीज इन जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली डिस्ट्रिक्ट एरियाज टू प्रमोट कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज। ठीक है, ये स्टेटमेंट जब मैंने आपको पहले भी बोला ना, इस तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप का स्टेटमेंट हो ना, तो मैक्सिमम आप टाइम ये रखिए कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ डिफाइन किए हैं, इसमें कीवर्ड को पकड़ना एक कीवर्ड को दूसरे कीवर्ड के साथ बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर केस में सही होता है, किसी किसी आपको रेयर केस मिलेगा हाँ गलत है। तो आप इस तरह का पॉलिसी लेके रखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ये तरह का चीज आप कर सकेंगे। जब आप बाउंड्री लाइन के बहुत पीछे हैं तब आप इस तरह का कुछ तुगरम लगा सकते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी बाउंड्री लाइन के यहाँ पहुंच चुके हैं तब ये सब चीज लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा आ गया है आप बहुत अच्छा बात है। उसके बाद बोल रहे हैं इंडिया हैज अ नो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट विथ चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये हो गया नो जो बोल दिया है, ये हो गया कीवर्ड, ठीक है। पूछा गया है फिर क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो चलिए आप भी आंसर टिक करिए, हम भी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था स्टेटमेंट 2 को लेके भी, और स्टेटमेंट 1 करंट जैसा मैंने आपको पढ़ाया था पहले उससे रिलेटेड ये सही ही माना जा रहा है। तो थर्ड वाला गलत इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ तो वो है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, होंगजू जो शहर है उनसे रिलेटेड हम ये किए हैं, दिल्ली है, दिल्ली को एज अ बीजिंग सिस्टर, बीजिंग का सिस्टर माना जा रहा है, तो इस तरह का तो एग्रीमेंट हम ऑलरेडी किए हुए हैं साइन चाइना के साथ, पर यहाँ दिया है नो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट विद चाइना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बट हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट चाइना के साथ है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट इसलिए ऑप्शन सी हो गया राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज विथ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जितने भी न्यूज में रहे हैं ना, जो भी एथनिक कम्युनिटीज, उससे रिलेटेड दिया जाएगा कि किस एरिया से कौन कम्युनिटी बिलोंग करता है। ये टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क लगा लिए। इस तरह का आपको करंट अफेयर एनालिसिस के टाइम में भी अगर किसी भी एथनिक कम्युनिटी से रिलेटेड अगर आपको मिले तो प्लीज आप उसके लोकेशन को भी देख लीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एटलीस्ट एक या दो जरूर मिलता है आपको। और इसी तरह का दिया जाएगा कि दे दिया जाएगा इथनिक कम्युनिटीज है रोहिंग्या, मोंग, बिडून और बेदून, ये कौन से, ये क्या इस सारे एरिया से मिलते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको करेक्टली मैच कर देख बताना है। तो ये क्वेश्चन आप भी आंसर टिक करिए, हम भी बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका मैं एक और तरीका मैं आपको जाने से पहले मैं आपको एक हिंट भी इसका देना चाहूंगा। जैसे आप ये देख पा रहे हो कि रोहिंग्या से रिलेटेड तो आप अच्छे तरीके से न्यूज में थे और आपको ये पता भी होगा कि ये कौन से हैं, म्यांमार से रिलेटेड है। पर आपको तो इसीलिए आपको वन अगर यदि सही पता चल गया तो वन कहाँ पे है, इसमें है, इसमें, इसमें, तो ये तो गलत हो गया पहले। अब देखते हैं ये तीनों में, ये तीनों में ये जो बिडून और होमोंग है, अब इससे रिलेटेड आपको खाली पता करना है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये देखा जा रहा है कि मतलब ये जो चाइना और है, चाइना का ये नहीं होगा, चाइना का बिडून नहीं है और ऑस्ट्रेलिया का भी बिदुन नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और देखा जाए थाईलैंड में कहाँ है, हमोंग थाईलैंड में है, करेन सी गिप्सिस ये हो गया, सीरिया से कुर्द है जो कि काफी न्यूज में थे, इसको भी आपको पता होना चाहिए। कुवैत से है बिदुन जो है, ये कुवैत से है। और इराक से कहाँ है, ये बिदुन और फाइली कुर्द, तो इस तरह का ये इराक से है और ये कुवैत से है, तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से थे, जबकि दे दिया चाइना और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कि बिदुन टाइप का कुछ नहीं है, तो नंबर 4 भी आप कैंसिल आउट जब करोगे तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, बचेगा आपका बी और डी, बस आपको 3 कैंसिल करना था। तो बिडुन में आपको कंफ्यूजन अगर यदि आ रहा होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बिदुन भी कुवैत में काफी न्यूज रहता है, और कुवैत को मैंने आपको कल के मैप पॉइंटिंग टाइम में मैंने आपको बताया भी था कुवैत किस साइड में। तो ये सब करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीरो चांस कैंपेन, जीरो चांस कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, जीरो चांस, इसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में कम आती है, बट अदर स्टेट सर्विस कमीशन एग्जाम्स काफी ज्यादा इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। पर लेकिन हाल ही में यूपीएससी का जो ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज दिखने मिल रहा है, तो एटलीस्ट आप 7-8 क्वेश्चन इस तरह का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का भी दे दिया है। तो चलिए देखते हैं जीरो चांस कैंपेन किस तरह किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से।
तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। क्या था? द ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग जीरो चांस टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल ट्राइंग टू एंटर इलीगली बाय बोट्स। बोट के द्वारा जो इलीगली उनके कंट्री में मतलब एंटर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जीरो चांस कैंपेन निकाला गया कि कोई चांसेस नहीं है कि आप इलीगली यहाँ आके रह सकेंगे और आप आगे कुछ मतलब इस तरह का देर बी टर्न बैक, उनको वापस कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से इफ दे अटेम्प्ट टू कम इलीगली बाय बोट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू E2020 इनिशिएटिव। E2020 इनिशिएटिव से रिलेटेड चलिए जानते हैं। तो E2020 इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय WHO, पहला स्टेटमेंट है, तो इसका कीवर्ड हो गया ये, वेयर कंट्रीज वेयर identified by WHO in 2016 as having the potential to become malaria free by 2020। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 30 calls for the elimination of malaria in at least 10 countries by the year 2020। ठीक है, मतलब 2016 में जो लिया गया था मतलब रेजोल्यूशन कि 2030 तक आपको एटलीस्ट 10 कंट्री में मलेरिया फ्री मतलब करवाना ही है। ठीक है, और ये दिया गया E2020 इनिशिएटिव। तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ईयर से कुछ तो बात है, चलिए देखते हैं। ये भी पहले देख ले कि ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी बोथ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि 2020 तक ऐसा देखा गया है क्या हो रहा है, ये जो 4 कंट्री है ना एशिया के, चाइना, ईरान, मलेशिया और टाइमोर लेस्टे, ये और एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री एल सल्वाडोर, इससे रिलेटेड हमने एक मैप पॉइंटिंग भी सबसे स्टार्टिंग में किया था। तो ये मतलब 5 कंट्री हैं, इन्होंने क्या किया, अपने कंट्री से मलेरिया 2018 में पूरा का पूरा एकदम डिसअपियर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये WHO के द्वारा ये मॉनिटर करके बोला गया है। ठीक है, और ये जो कंट्रीज है, ये ग्लोबल हेल्थ बॉडी E2020 इनिशिएटिव जो कि 2016 में लिया गया था, उनके तहत ये काम कर रहे थे, और ये काम कर रहे थे 21 कंट्रीज के तरफ से, बट जो ये 5 रीजन है ये उभर के आए हैं और ये अपना मलेरिया फ्री घोषित कर चुके हैं, और ये 10 कंट्री एटलीस्ट बाय द ईयर 2020 ये करने का प्लान भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 2020 के आज इस साल के आखिरी तक और 10 कंट्री ये रीच कर जाए, ये 5 से 10 हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आ गए हम आज के आखिरी क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसेंट फ्यूल, ASCENT, एसेंट फ्यूल। ये काफी ये बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्शन में लिखा जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट बन गया था। क्यों? क्योंकि हाल ही में ये देखा गया कि स्टेटमेंट इसलिए है कि इट इज अ सेफर रॉकेट फ्यूल विथ रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी लेवल्स। ठीक है, रिड्यूस्ड। ठीक है, it gives shorter launch processing times resulting in lower cost। Okay, ISRO is using Ascent fuel in its Chandrayaan 2 mission। तो थर्ड स्टेटमेंट का जो कीवर्ड हो गया वो इसरो और चंद्रयान 2। तो तीनों स्टेटमेंट का मैंने कीवर्ड पॉइंट करते हुए बता दिया है, और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है सी, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। ये जो भी मैंने कीवर्ड स्टेटमेंट 1 और 2 में किया था वो सारे सही हैं, बट स्टेटमेंट 3 में जो कीवर्ड था वो इसरो और चंद्रयान 2 वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप किया गया यूएस एयरफोर्स के द्वारा स्टार्टिंग में, और लॉन्च किया गया था नासा लेड कोलैबोरेशन एसेंट इज डिस्क्राइब। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में यूएस एयरफोर्स के द्वारा ले आया गया था ये, बट बाद में नासा के द्वारा ये लेड किया गया था। और ये सच है कि हाँ, ये मतलब कॉस्ट को काफी लो करेगा, और जो टॉक्सिसिटी लेवल्स जो पोल्यूट करता था, ये कोई भी हम रॉकेट जब इंजन को इंजेक्ट करते थे, तो वो भी टॉक्सिसिटी लेवल को ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। पर अच्छा, मैंने 16th क्वेश्चन भी इस बार रख दिया है, मुझे तो लगा मैं 15 पे ही रखा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, ये और आपके लिए और फायदेमंद है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये भी देख लेते हैं। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर इंश्योर्ड पर्सन कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये हो गया कीवर्ड इसका। उसके अलावा द स्कीम इज अ रिलीफ पेएबल इन कैश डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइल इंश्योर्ड पर्सन सर्च फॉर अ न्यू जॉब। तो ये जो एंड वाइल और उसके बाद कैश डायरेक्टली, ये यहाँ का कीवर्ड हो गया सेकंड स्टेटमेंट का। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट का, दोज हु ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट आर आल्सो एलिजिबल। ये जो आर आल्सो एलिजिबल ये हो गया कीवर्ड इस स्टेटमेंट का। तो पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं क्या।
तो स्टेटमेंट है मतलब ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। मतलब जो लोग जो कि ऑप्ट करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट का, उनको इस तरह का एलिजिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। बाकी जो भी दो ऊपर के स्टेटमेंट है, जो ईएसआई एक्ट 1948 से रिलेटेड, उसके अलावा जो भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा ना, तो उनको भी एक रिलीफ पेएबल दिया जाएगा कैश डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। तो इस तरह का चीज यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसीलिए ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, मतलब बीमित जो भी बीमित जो भी से रिलेटेड होंगे ना, व्यक्ति व्यक्ति हो गए ह्यूमंस, तो इस तरह के टर्म्स भी काफी इम्पोर्टेंट। ए बी वी के वाई अगर इस तरह का दे दिया तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखने दिया जा सकता है, तो वो भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि किसका क्या है इसका फुल फॉर्म। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारे मतलब ये जो एनालिसिस है, ये एग्जैक्टली करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाला है उससे कंपेयर उसके एकदम मतलब आप 95% कह सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता कुछ आएगा। थोड़ा 19-20 का चेंजेस होगा, पर आपको इतना है कि आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे और ज़्यादातर चांसेस होगा सही कर पाएंगे। तो आप अच्छे से ध्यान देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, घर में सेफ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।